अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मंसूर अली खान। आज हम देखेंगे शहबाज की परवाज को पहला बड़ा झटका लग गया। क्या शहबाज सरकार इस झटके के बाद संभल पाएगी? नाज़रीन, आज सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की आवाज बिलाखिर सुनी ही गई। सुप्रीम कोर्ट ने मखसूस सीटों के हवाले से इलेक्शन कमीशन और पेशावर हाई कोर्ट का हुक्मनामा मुअत्तल कर दिया। बड़ी अदालत के बड़े फैसले के बाद कौमी असम्बली में हुक्मरान इत्तेहाद 2/3 अक्सरियत से महरूम हो गया। 8 फरवरी को शहबाज की परवाज में कोताही आई तो उसे इलेक्शन कमीशन के बाद पेशावर हाईकोर्ट के फैसले ने एक बार फिर मनचाही उड़ान का लाइसेंस फराहम कर दिया था। गैर मुतवक्के तौर पर 2/3 अक्सरियत मिलते ही शहबाज सरकार ने आइन में तरमीम के सुहाने ख्वाब देखना शुरू कर दिए। 2/3 अक्सरियत के खुबार में मुब्तला हुक्मरान इत्तेहाद ने जुडिशल रिफॉर्म्स का ऐलान किया तो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस की मुद्दत मुलाज़मत में तोसी की अफवाहें हकीकत का रूप धारती नजर आने लगी। ऑपोजिशन की सफों में चीफ जस्टिस की एक्सटेंशन की टेंशन बढ़ने लगी तो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल ने बरमिला हुकूमत के इस इकदाम की मुखालफत की। हम जजेस में फर्क नहीं करते, एक पर्सन बेस्ड लेजिस्लेशन नहीं होनी चाहिए, हम इसको किसी सूरत सपोर्ट नहीं करें। किसी भी जज को इसके टेनेवर में एक्सटेंशन किसी सूरत नहीं होनी चाहिए, ये हमारा मौक़िफ़ है। नाज़रीन, आज सुप्रीम कोर्ट के 3 रुकनी बेंच ने मखसूस सीटों के हवाले से जो अबूरी रिलीफ सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को फराहम किया है उसके नतीजे में जुडिशल रिफॉर्म से मुताल्लिक होने वाली किसी भी तरह की तरमीम का रास्ता फिलहाल रुक गया है। सुप्रीम कोर्ट ने मखसूस सीटों पर मुख्तलिफ असेंबलियों में मौजूद अराकीन को भी राय शुमारी में हिस्सा लेने से रोक दिया है। अब 3 जून को इस अहम केस की समाअत दोबारा होगी। तब तक मन चाही परवाज करते हुए शहबाज के पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले ने काट दिए हैं। नाज़रीन, शहबाज सरकार जो 8 फरवरी के झटके से अभी बमुश्किल संभली ही थी, क्या वो आज के सुप्रीम कोर्ट के फैसले का बड़ा झटका बर्दाश्त कर पाएगी? इस आम इशू पर हम बात करेंगे। हमारे साथ 3 पैनलिस्ट आज प्रोग्राम के अंदर मौजूद हैं। मुस्लिम लीग नून की सीनियर रहनुमा और सूबाई वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी साहबा हमें ज्वाइन कर रही हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से उनकी रहनुमा मेहरबानो कुरैशी साहबा हमारे साथ मौजूद हैं और माहिर कानून अब्दुल मुईज़ जाफरी साहब भी आज प्रोग्राम का हिस्सा है। तमाम मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। जाफरी साहब, मैं सबसे पहले ज़रा आपसे जानना चाहूँगा, ये आज जो भी सुप्रीम कोर्ट का हुक्मनामा अभी आया है, इसको अगर थोड़ा सा आप हमारे नाज़रीन के लिए डिफाइन कर पाएं, क्योंकि एक र्यूमर ये भी उड़ी हुई है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान शायद कल इन तमाम अफराद को, ये जो MNAs और MPAs हैं, इनको मुअत्तल कर देगा। हुक्मनामे में ये ऐसी कोई चीज़ आपने देखी है? थोड़ा सा अगर आप हमें इसको एक्सप्लेन कर दें। जी शुक्रिया मंसूर साहब, मैंने रिपोर्टिंग फॉलो की है। मैंने जो ऑर्डर इटसेल्फ है उसको रिव्यू नहीं किया है, लेकिन जो रिपोर्टेड है ऑर्डर के हवाले से वो यही है कि जो अफराद अपने पार्टी के हजम के हवाले से सीट्स के अलावा जो सीट्स बांटी गई थी, यानी जो PTI को जानी चाहिए थी सीटें या सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को जानी चाहिए थी सीटें, उनको बजाय उस पार्टी को दिए बाकी पार्टीज़ में जो तकसीम हो गई थी, उन कैंडिडेट्स की नॉमिनेशन सस्पेंड कर दी हैं। वो अब लॉ मेकिंग का हिस्सा नहीं हो सकेंगे और ये इलेक्शन कमीशन की तरफ से एक लॉजिकल अगला कदम होगा अगर वो फिर इनकी मुअत्तली का बराह रास्त एक ऐलान कर देती हैं अकॉर्डिंग टू द प्रायोरिटी लिस्ट जो कि बाकी जमातों ने जमा की थी। आज जो हेयरिंग हुई उसके अंदर मेरे ख्याल से ये काफ़ी क्लियर था कि ये जो इलेक्शन कमीशन की कोशिश थी ओवर एंड अबव आइन और कानून के जाकर, उन्होंने जो अव्वल तो मेरे हिसाब से, मेरी नाक़िस राय में, ये डिनाई नहीं की जा सकती सीट्स उस पार्टी को जिस भी पार्टी ने उसे क्लेम किया है, लेकिन उससे आगे जाकर उन्होंने न सिर्फ डिनाई किया बल्कि उन्हीं की सीट्स जो हैं वो बाकी पार्टीज़ के अंदर तकसीम कर दी। और ये मेरी नज़र में जमहूरियत के ऐन खिलाफ है। द राइट टू रिप्रेजेंटेशन प्रोपोर्शनली आफ्टर हैविंग बीन इलेक्टेड के ऐन खिलाफ है और कोर्ट ने भी इसी बात का बादियुन नज़र इजहार किया और इसी वजह से 2 चीज़ें की पहली डेट पे। अव्वल तो वो पेशावर हाई कोर्ट का 5 जजेस का फैसला सस्पेंड किया जिसने ECP के फैसले को अप्रूव किया था और उसके अंदर मुदाखलत से इनकार किया था, और दूसरा उन्होंने इलेक्शन कमीशन के फैसले को ही मुअत्तल कर दिया। तो उसका फिर एक लॉजिकल अगला कदम यह है कि इलेक्शन कमीशन अब उन एक्सेस लॉ मेकर्स की जो नॉमिनेशंस हैं उन्हें सस्पेंड करेगी। वंस अगेन आप ये भी कह रहे हैं कि सिर्फ ये सीटें इनसे ली नहीं जाएंगी बल्कि ये सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल या तहरीक इंसाफ को दे भी दी जाएंगी। जारी बात है, लेकिन उसके ऊपर सवाल आएगा कि आज़ाद हैसियत के अराकीन के अंदर सीटें बांटी जा सकती हैं?
नहीं, मैं ये नहीं कह रहा कि दे दी जाएंगी, मैं कह रहा हूं कि मेरी कानूनी राय ये है कि दे दी जानी चाहिए। अच्छा। लेकिन मेरे ख्याल में कोर्ट ने बादियों नजर आज कम से कम इस बात का ऐलान तो कर दिया है, जो फॉर्मल बात है कि ये उनको जाए या ना जाए वो बात की बात है, उसको देखा जाएगा, लेकिन ये बाकियों में नहीं बांटी जा सकती। ओके। और क्योंकि कानून के अंदर और आइन के अंदर ये खामोशी है कि अगर बहुत सारे आजाद उम्मीदवारान जीत जाएं तो फिर आजाद सीटों का, रिजर्व सीटों का क्या किया जाता है, तो उसको कोर्ट जो है वो नजीरों से और आइन की रूह देखते हुए इसकी तशरीह करेगा। और किसी एक आई एम होपिंग एक जस्टिसेबल पोजीशन पे हम आएंगे। लेकिन मेरी राय में अगर एक पार्टी कहती है कि ये तमाम लोग मेरे साथ हैं, तो आप फिर तकनीकी मीन मेख में नहीं घुस सकते कि उसका झंडा सही था, सीधा था, उल्टा था, उसके सरबराह जो है उन्होंने क्या किया था, क्या नहीं किया था। क्योंकि देखें मंसूर, ये जो पूरा कॉन्स्ट्रक्ट है कि एक पॉलिटिकल पार्टी के सिंबल को इतनी बड़ी चीज एक बना दी है, जो सिंबल से ज्यादा बना दिया है, वो इलेक्शन कमीशन के रूल्स ने बनाया है। और ये रूल्स जो हैं ये सरासर, कम से कम रूल 94 सरासर गैर आईनी और गैर कानूनी है, जो कि ये कहता है कि अलॉटमेंट ऑफ रिजर्व सीट सिर्फ उन पार्टीज को होंगी जिनका कोई सिंबल हो। हालांकि जब कोर्ट के अंदर पीटीआई के सिंबल के हवाले से आर्ग्यूमेंट्स हो रही थी, तो कोर्ट के सामने ये बात रखी गई थी कि ये सिर्फ सिंबल, ये सिर्फ एक इंतखाबी निशान की बात नहीं है, इसके दूररख्स नताइज भी हैं। तो फिर कोर्ट ने ये इंदिया दिया था कि उनको फिर जब उनके हवाले से चैलेंज सामने आएगा तो हम उनको देख लेंगे। और वो इसीलिए कहा था, इसलिए कि ये पेटेंटली इलीगल रूल है, रूल 94 जो है कम से कम, और जो सेक्शन 215 ऑफ द इलेक्शन एक्ट के अंदर पार्टी के जाफरी साहब, लेट मी कम बैक। अज़मा साहिबा, हालात बदल गए, जज्बात बदल गए, सब कुछ बदल गया। आप लोगों ने तो कुछ और प्लान किया हुआ था, ना 2/3 रही, अब ये क्या हो गया बैठे बिठाए? बहुत शुक्रिया मंसूर, आप भी मिठाई जल्दी ना खा लीजिएगा, क्योंकि अभी तो पार्टी शुरू हुई है। और जाहिर है ये आज 3 रुकनी बेंच जो है उसने फुल बेंच जो है वो उसकी दरखास्त की है। बेहतर होता है कि इसके ऊपर ऑब्जर्वेशन देने की बजाय, ये स्टे ऑर्डर जो है इतनी जल्दी में देने की बजाय फुल बेंच बन जाता, और फुल बेंच बन जाता जो वो हुक्म फरमाता वो था। लेकिन मुझे हैरत हुई है कि अभी जो मैंने गुफ्तगू सुनी है कि ये झंडा सीधा है, फलाना ऐसा, ऐसी तो बात है नहीं थी ना। अब जिनको 2 दफा इलेक्शन कराने का मौका मिला, उन्होंने दोनों दफा फेक इलेक्शन कराए, और उनको बार बार मौका दिया गया कि साबित कर दें कि आपने इलेक्शन कराए हैं। वो इलेक्शन नहीं करा सके, चले वहां पे बात खत्म नहीं हुई। उसके बाद वो आजाद अराकीन जीत के आ गए। उसके बाद उस पॉलिटिकल पार्टी में गए जिसके अपने चेयरमैन ने अपने जो है वो उसके ऊपर सिंबल पे, घोड़े पे, निशान पे इलेक्शन नहीं लड़ा, उसने खुद जो है वो आजाद इलेक्शन लड़ा। और जो खुद पॉलिटिकल पार्टी नहीं है जिसका चेयरमैन, उस पॉलिटिकल पार्टी के ही अंदर चले गए। अब उस, और फिर दूसरी बात यह है कि वो जो घोड़े वाली पार्टी है उसने अपनी रिजर्व सीट्स की लिस्ट भी नहीं दी। तो ये कौन से आइन और कानून के तहत होगा कि इनको जो है वो, जिन्होंने लिस्ट भी नहीं जमा कराई, जिन्होंने प्रोसीजर भी नहीं फॉलो किया, जिन्होंने कुछ भी नहीं किया, उनको सीटें जो है वो पेपर आके जुड़ जाए। सवाल, एक सवाल, फर्क सिर्फ एक चीज का डिफरेंस आ गया है अज़मा साहब, एक चीज का फर्क आ गया है कि कौमी असेंबली में और पेशावर खैबर पख्तूनख्वा की असेंबली में अब घोड़ा आ गया, अब घोड़े का निशान पहुंच चुका है वहां पे। जी जी बिल्कुल, घोड़ा का, पर कोई भी कानून रिट्रोस्पेक्टिव नहीं होता मंसूर साहब। जी आप सही कह रही हैं। और आज जो इलेक्शन कमीशन के वकील साहब ने भी जो गुजारिश की, महर अगर लतीफा बाद में सुन लेती हैं आप तो ज्यादा बेहतर होता। अगर मैं आपकी बात पर रोने लग जाऊं, आपकी गुफ्तगू लतीफे से कम थोड़ी है। दिस इज नॉट द वे टू सिट इन अ टॉक शो। हम यहाँ पर आपको लतीफे नहीं सुना रहे हैं, आपके लिए पूरा मुल्क लतीफा है, आपके लिए इस मुल्क का पर पाबंदी थोड़ी है उज़मा, एहतजाज पे भी पाबंदी, जमहूरियत पे भी पाबंदी, राय पे भी पाबंदी, मुश्किल हालात में बंदा हंस ले अब उस पे भी पाबंदी है। आई विल नॉट लेट यू स्पीक नाउ, दिस इज नॉट द वे। हम अगर आपको पेशेंटली सुन लेते हैं, आप भी इतना सा, थोड़ा सा, इतना सा जो बड़ा मुश्किल है, पता नहीं जो बंदा पीटीआई में जाता है उसके अंदर से सारी एथिक्स, मोरालिटीज खत्म क्यों हो जाती है, मुझे तो ये समझ में नहीं आता। अच्छी खासी सेंसिबल लड़की हो, प्लीज लेट मी कंप्लीट। और ये जो हंसना, अब मैं आपकी बारी पे मैं ऊंची ऊंची रोऊंगी, फिर आप अच्छी रहेंगी ना कोई हंसे, आप देखें, कैरी ऑन। नहीं आप ना कोई रोए ना कोई हंसे। यू आर इंसल्टिंग मी। नहीं आप नहीं जी, कोई किसी की इंसल्ट नहीं करेगा जी। ये समझाया कि आपको ऐसे बैठना चाहिए एक टॉक शो के अंदर। वैसे एक मैं बात कहूँ, आप दोनों को एक बात कहूँ, अज़मा साहिबा, आप एक वक्त में, आप और शाह महमूद कुरैशी साहब एक ही जमात में रह चुके हैं, एक वक्त था वो। मैं वही इसीलिए कह रहा हूँ, चले छोड़ें। मैंने आज तक उनके बारे में, मैंने कभी आज तक उनके बारे में, मैं जरा वजाहत कर दूं, बट बात ये है कि बात कंप्लीट कर ऑन अ नेशनल प्लेटफॉर्म जी, and I'm speaking and she is just she is smiling और वो क्या लगा रही हैं। नहीं अपनी हंसती जी, वो नहीं, वो कम से कम थोड़ी सी एथिक्स मोरालिटी मैं साहब नहीं हंसेंगी जी, करना चाहिए।
मेहर साहबा तो आपने नहीं हंसना, मेहर साहबा आपने हंसना नहीं है, अजमा साहबा आपने रोना नहीं है, बस आप शुरू करें। जी, हंसना मना है। अगर ये अपना इलेक्शन नहीं करा सके, ये लतीफा है। अगर इनको अकल नहीं आई कि इनको जो है वो पॉलिटिकल पार्टी जो है वो कैसे बनानी है, पॉलिटिकल पार्टी की डेफिनेशन इनको नहीं पता, तो ये लतीफा, इनको रोना चाहिए अपनी हरकतों पे। इन्होंने अपने जो तमाम अपनी पूरी सियासत को लतीफा बना दिया है। चले और अब इनको लेट्स कम बैक टू द टॉपिक जी, कुछ है नहीं करने के लिए और बोलने के लिए। लेट्स कम बैक टू द टॉपिक। अजमा साहबा, अब आपकी बात से मैं ये समझाऊं कि आप कह रही हैं कि एक तो मिठाई ना खाई जाए, लार्जर बेंच बन जाए, लार्जर बेंच बन जाएगा तो फिर शायद चीजें चेंज हो जाएंगी। दिस इज व्हाट यू आर सेइंग? चेंज वेंज होने का मैंने कभी इस तरह की गुफ्तगू ना की है, ना मैं करती हूँ। Okay. लेकिन मैंने जो 3-4 लीगल पॉइंट्स आपके सामने रेस किए हैं, और मैं ये कह रही हूँ कि यकीनन लार्जर बेंच को तमाम चीजें देखनी होंगी। पॉलिटिकल पार्टी की जो पॉलिटिकल पार्टीज एक्ट के तहत डेफिनेशन है, जिसके अंदर पॉलिटिकल पार्टी कौन सी होती है, उसको जो है कौन सी पॉलिटिकल पार्टी जो है उसको रजिस्टर किया जाता है, किसको सिंबल दिया जाता है, फिर जो इलेक्शन का जो स्केड्यूल है वो जब जारी होता है तो पॉलिटिकल पार्टीज ने जो अपनी जो रिजर्व सीट्स की लिस्टें हैं वो कब जमा करानी होती है, और अगर कोई पॉलिटिकल पार्टी लिस्ट जमा ही ना कराए तो उसका क्या मतलब होता है, ये तमाम बातें लेकिन लार्जर बेंच देखेगा। ठीक है, ओके, ये अब आपकी बारी है मेहरबानो साहिबा। एक तो सबसे पहले अजमा साहिबा ने ये तो कह दिया कि मिठाई बहुत जल्दी मत खाएं, अभी तो पिक्चर अभी बाकी है, अभी तो लार्जर बेंच बनना है, फैसले भी आने, आपको सिर्फ अभी एक स्टे मिला है, एक स्टे के ऊपर और हंसना मना है। अजी वो आप प्लीज इस चीज का ध्यान रखिएगा। रोना पूरी है, रो सकती हैं आप, हंसना मना है। नहीं बोलिए जी, पूरा पाकिस्तान रो रहा है उस्मा बीबी, आपकी हुकूमत, किसान रो रहा है, आपने तो किसान को बर्बाद कर दिया, शुक्र करें हम हंस रहे हैं। वाओ, 2 किसान मारे थे आपकी हुकूमत। मुझे तो हंसी, मैं समझा देती हूँ कि मुझे हंसी क्यों आई, मैं वजाहत कर देती हूँ। मैं आप पे मेरा बिल्कुल कतन ये मायने नहीं था कि मैं आपको आप गुस्से हो जाएं या आपको नाराज करूं। हंसी मेरी इसलिए छूटी क्योंकि आपने कहा रेट्रोस्पेक्टिवली कोई कानून अप्लाई नहीं करता, तो मुझे याद आया कि जब पीडीएम की हुकूमत थी और आप लोग कानून साजी कर रहे थे और आप कुछ तरमीम लाना चाहते थे जिसकी बिना पर आप चाह रहे थे कि मियाँ साहब के जो केसेस हैं जिनमें उन्हें सज़ा हो गई है वो उसमें बरी हो जाएं, तो तब वो रेट्रोस्पेक्टिवली आप अप्लाई कराना चाह रहे थे और इसी तरह का कानून बना रहे थे। तो मुझे वो याद आया एंड द आयरनी ऑफ इट मेरी हंसी छूट गई। आई एम सॉरी, माफ़ी मांगती हूँ। हंसना नहीं चाहिए क्योंकि बड़े संगीन सूरत हाल है मुल्क में, आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। इस मुल्क में पाकिस्तान की आवाम को रोना चाहिए, मातम करना चाहिए है कि किस तरह आइन को रोंदा गया, किस तरह जमहूरियत को बिल्कुल एक तरह से रद्द कर दिया गया, किस तरह जो है जमहूरी तसलसल जो है उसको आपने ठोकर लगा दी, किस तरह लोगों को आपने ज़दोकोब करके इस वक्त चुप करा दिया। उनको ना एहतजाज का हक है, ना राय का हक है, ना उनकी वोट की अहमियत है। हमें तो वाकई नहीं हंसना चाहिए है, ये तो रोने का ही मकाम है, सदमे का मकाम है इस मुल्क में। और किस तरह एक ऐसी हुकूमत जिसके पास 17 सीटों का मैंडेट है आज वो कानून साजी का सोच रही है। और हमें माजरत के साथ जो लोग इसको रिलीफ कह रहे हैं सुप्रीम कोर्ट से, हमें रिलीफ नहीं मिला है। पहली सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने आइन और कानून के मुताबिक एक फैसला किया है। और मैं ये भी कहना चाहती हूँ कि उस्मा बीबी को शायद हैरत इसलिए हो रही होगी कि जब भी आइन और कानून की बात होती है तो इन्हें हैरत होती है, क्योंकि ये आइन और कानून से तो तजावुज करके कब से दूसरी तरफ चले गए हैं। इन्हें तो आइन और कानून से कोई लेना देना नहीं है, ना ही कोई फिक्र है। जिस तरह इन्होंने इनकम्प्लीट हाउसेज में इलेक्शंस करवाए चीफ मिनिस्टर के, स्पीकर्स के, डेप्यूटी स्पीकर्स के, इनका क्या लेना देना आइन और कानून से। आज बहुत अच्छा फैसला किया है और बेशक फुल बेंच बने, मगर जब तक फुल बेंच नहीं बनता है ये बिल्कुल कानून और आइन के मुताबिक फैसला है कि वो सस्पेंड हो सीटें। और ये हमारा मौकफ और मेरा मौकफ पहले दिन से रहा है। ठीक है, मैं मंसूर एक मिनट जी, मुझे एक तो क्लैरिफिकेशन दिला दें। मुझे नहीं समझ में आई, मैं रो भी नहीं सकी, मैं हंस भी नहीं सकी, मैं सिर्फ हैरत ज़दा हूँ। मैंने मेहरबानो साहबा का आप ही के साथ एक जो है पॉडकास्ट देखा जिसके अंदर वो एक्सेप्ट कर रही थी कि नवाज शरीफ साहब को गलत सजा दी गई। आज वो मोहतरमा मुझे बैठ के बता रही हैं हंसने के बाद बात आई कि कानून जो है वो उसको रिस्पेक्टिव नहीं होना चाहिए था, क्योंकि एक बंदे के साथ बकौल इनके गलती हुई थी लेकिन उसको दुरुस्त नहीं करना चाहिए। तो आई डोंट नो इसके ऊपर हंसना चाहिए, रोना चाहिए, या वाकई क्या करना चाहिए। और रोना तो मेहरबानो साहबा आपको, आपकी हुकूमत को तब भी नहीं आया था जब आपने 2 किसान मार दिए थे। आपके दौरे हुकूमत में जब वो भी आए थे ना, अपनी जो है मुसीबतें
लेकर, तो ठोकर नियाज़ के 2 बंदे मार दिए थे। रोना आपको तब भी नहीं आया, और आपको जो है वो आईनी और कानून गो अहेड, आई नो यू वांट टू आंसर दैट, आप इसके जल्दी जवाब दीजिए, मैं फिर जाफरी साहब के पास जाना चाह रहा हूं। पॉलिटिकल पार्टी और डिक्टेटर्स जी एक लाइन बिल्कुल, में अब मैं चाहती हूँ कि आप जाफरी साहब के पास जाएं। क्या कहा गया? अच्छा, पहले तो आपको रोना नहीं आया जब आपने आइन तोड़ा, आपको तो रोना उस वक्त भी नहीं आया जब आपने 9 मई कराया, आपने एक मुल्क के अंदर एक दायरे में बगावत की कोशिश की, और आपको रोना उस वक्त भी नहीं आया जब आपने एक काजी फाइजा जैसे एक जज के ऊपर जो है वो रेफरेंस दायर करके उसको रास्ते से हटाने की कोशिश की। और भी इतनी लंबी चार्जशीट है ना, आपको खैरात चले, मैं अब जवाब ले लेना आजमा साहिबा, इनका जवाब तो ले लीजिए, जवाब ले लीजिए, जवाब ले लीजिए, मेहरबानी साहिबा जवाब दीजिए, मैं फिर जाना है जाफरी साहब के पास, आप दे दीजिए इसका जवाब। जी बिल्कुल, थैंक यू कि उज़मा बीबी ने इसको इस नुक्ते को उठाया और मुझे मौका दिया कि मैं वजाहत करूं। बिल्कुल उज़मा बीबी, मैंने तब यही कहा था कि जो साकिब निसार साहब ने उनको इकामे के ऊपर नाअहल करार दिया, वो उनके साथ नाइंसाफ़ी थी, क्योंकि मेरे में इतनी इखलाकी जुर्रत है कि मैं सही को सही और गलत को गलत बोलूं। मगर उसमें, और वो शायद हमारी ऑफ कैमरा गुफ्तगू हुई थी, बट आज ऑन कैमरा पे ये आ जाएगी बात, मगर मेरा अभी भी मानना है कि रसीदें एवनफील्ड अपार्टमेंट्स की आपने नहीं दी, ये नाइंसाफ़ी मुल्क के साथ हुई। काश कि वो केस जल्द ना चलाया जाता, उसके अंदर इकामा पे उन्हें नाअहल किया जाता, उस केस को एवनफील्ड अपार्टमेंट्स की रसीदें मनी ट्रेल पे की बिना पे चलाया जाता, तो नतीजा वही होता, सिर्फ वक्त लगता, मगर कानून के तकाजे, इंसाफ के तकाजे पूरे किए जाते। हम हमेशा चाहते हैं कि जो भी हो इस मुल्क में इंसाफ हो गया के मेहरबानो कुरैशी, तो रसीदें निकाल दीजिए उज़मा बीबी, आप रसीदें ले आइए ना बीबी साहिबा, आपको किसने रोका है? आपके पास तो इतना वक्त है, फोर्ज लेटर्स ले आए तो रसीदें तो ले आइए। वी कांट हियर यू दे चुका है। सो मेहरबानी कुरैशी साहिबा जो है, शी इज नॉट डिक्लेयर्ड एज दी जज ऑफ लाहौर हाई कोर्ट और इस्लामाबाद हाई कोर्ट। मैं आगे चलूं, लेट्स कम बैक टू द टॉपिक, डबल बेंच का फैसला पढ़ लीजिएगा इस हवाले से। बस आ गया, मैं लेट्स कम बैक टू द टॉपिक मखसूस नशिस्तों के हवाले से जो आज सुप्रीम कोर्ट में। जाफरी साहब, एक और सवाल मुझे ये बताइए, अभी थोड़ी देर पहले इसके ऊपर बात हो रही थी, इस सारी चीज के दौरान बहुत से इलेक्शंस हुए हैं, सेनेट के इलेक्शंस हुए, प्रेसिडेंट का इलेक्शन हुआ, चंद इलेक्शन रुके हुए हैं, खैबर पख्तूनख्वा के अंदर रुके हुए हैं, ये जो भी स्टे आया है, क्या इसका उन चीजों पे कोई फर्क पड़ता है या नहीं पड़ता, या वो जो हो गया वो हो चुका है? नहीं जी, अभी तो हुक्म इम्तनाई है, तो अभी तो फिल वक्त के लिए ही है और प्रोस्पेक्टिव है। अगर कोर्ट के अंदर सुनवाई के दौरान ये बात डिटर्मिन की जाती है कि ये लोग जो हैं वो इतने इनकी मैंडेट जो है वो इतनी अलील थी कि इनको इनके पिछले फैसलों को भी अंडू करना चाहिए, तो वो फिर कोर्ट इस पर गौर करेगी। लेकिन ये एक यूजुअल प्रैक्टिस नहीं होती नेसेसरली। ये ज़रूरी नहीं है कि जो सदारती इंतखाब हुआ है और जो दीगर मामलात हुए हैं उनके ऊपर आँच आए, महज इस वजह से कि बाद में जाके इन लोगों को डिस्क्वालीफाई कर दिया जाए या इनकी सीट्स जो हैं वो रिवर्ट कर दी जाए। एक डिफैक्टो डॉक्ट्रिन यूज़ होती है कोर्ट्स के अंदर इन मामलात में कि जहाँ पर कुछ चीज़ें जिस वक्त हुई थी उस वक्त बादी नज़र कानूनी समझी जाती थी, तो उनको फिर पास एंड क्लोज ट्रांजैक्शन समझ के उनसे फिर आगे बढ़ जाया जाता है, ना कि उनको अंडू किया जाता है, ख़ास तौर पे जबकि बहुत ज़्यादा आफ्टर इफेक्ट्स आ रहे हों ऐसी चीज़ के। और जाफरी साहब, एक थोड़ी देर पहले अज़मा साहिबा ने ये जो इशू रेज किया था, इसका भी काइंडली जवाब दीजिए कि अगर एक इंतखाबी निशान मौजूद ही नहीं है, एक सियासी जमात अगर पार्लियामेंट के अंदर मौजूद नहीं है, तो उनको उस मुताबिक सीटें किस तरह दे दी जाएंगी फिर मखसूस नशिस्तें? क्योंकि जाहिर बात है अगला स्टेप तो फिर यही आएगा ना जिस पे सवाल उठेंगे। जी मंसूर साहब, थैंक यू, आपने ये सवाल मुझसे कर लिया। देखिए, मुझे इस बात पे कोई शक नहीं है कि पीटीआई की अपने सिंबल छिन जाने के बाद की स्ट्रैटेजी बहुत कमज़ोर थी। इस बात पे मुझे कोई शक नहीं है कि उनको ये नहीं करना चाहिए था कि इस जमात में कूद गए या उस जमात में कूद गए, और जो उनके पास 3 दिन थे इंडिपेंडेंट से कुछ और बनने के लिए, उन्होंने उन 3 दिनों में जो फैसले किए वो उन्होंने खुद इलेक्शन कमीशन के फैसले पे तस्दीकी मोहर लगाई, ये दिखाने के लिए कि उन्होंने अपने आप को इंडिपेंडेंट तस्लीम कर लिया। करना उन्हें ये चाहिए था कि जिस तरह उनके खिलाफ कोर्ट का फैसला आया था उसके अंदर जो रिमार्क्स बेंच से आए थे और जो आर्ग्यूमेंट्स हुए थे, टेलीवाइज हुए थे, वहां पे कोर्ट ये बारहा कहे जा रहा था हम सिर्फ इस वक्त सिंबल के डिलीवरेबिलिटी, सिंबल की अवेलेबिलिटी के बारे में फैसला कर रहे हैं। यानी कि कोर्ट के अंदर से भी जो ये टेक्निकल नॉकआउट हुई थी पीटीआई को, वो सिर्फ इस बुनियाद पे हुई थी कि हम सिर्फ सिंबल का इस वक्त फैसला कर रहे हैं। अगर उस सिंबल के छिन जाने के बाद से की वजह से ऐसी और चीजें हो रही थी जिसकी वजह से उनकी सियासी जमात, बतौर सियासी जमात उनकी हैसियत के ऊपर सवाल उठे जा रहे थे, तो वो गलत थे, वो इलेक्शन कमीशन गलत कर रही थी, और उनको इस बात के सामने
झुक नहीं जाना चाहिए था, उनको इस बात पे खड़े रहना चाहिए था जिस तरह सलमान अकरम राजा साहब ने अपनी सीट पे खड़े रहे थे, और ये कहना चाहिए था कि हमें इस इलेक्शन के लिए सर्टिफिकेशन पार्टी ने दी है, हम इस पार्टी के डिसिप्लिन के पाबंद हैं, और महज इस वजह से कि पार्टी का एक सिंबल चला गया है, इसका ये मतलब नहीं है कि पार्टी की हैसियत खत्म हो गई है। क्योंकि देखिए, मैं फिर कहूंगा, सुप्रीम कोर्ट में ये आर्ग्यू हुआ था कि अगर आप सिंबल ले लेंगे तो दर हकीकत आप पार्टी की हैसियत कम कर रहे होंगे, और वो एक आईनी हक है हर इंसान का टू एसोसिएट एज अ पॉलिटिकल पार्टी। वो महज इलेक्शन लॉज की खिलाफ वर्जी की वजह से आप एक आईनी हक किसी से छीन नहीं सकते। तो वहां पे दलील जवाब में ये आई थी कि हम किसी से कोई आईनी हक एसोसिएशन का नहीं छीन रहे, हम इस वक्त सिर्फ एक सिंबल की बात कर रहे हैं। तो अगर पीटीआई इस पोजीशन पे कंसिस्टेंट रहती और अपने आप को बतौर सियासी जमात अपनी शनाख्त रखती, और उनको फिर अगर उसके बावजूद इलेक्शन कमीशन इंडिपेंडेंट्स की तरह ट्रीट करने की कोशिश करती, तो उस एक्शन को उसको चैलेंज करती और सुप्रीम कोर्ट उस वक्त जाती, तो फिर ये गुंजाइश ही नहीं बचती ये कहने की कि वो घोड़ा था उनके पास, या उनके पास कोई और जानवर था, या वो उस टिकट पे लड़े थे या नहीं लड़े थे। पीटीआई ने अपना केस बहुत कमजोर किया है, कमजोर नहीं तो कम से कम पेचीदा किया है गैर जरूरी तौर पे सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के अंदर छलांग मार के। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि फिर उनको एक और दफा आप टेक्निकली नॉकआउट कर दें। आइन के अंदर जो आर्टिकल 51 है, जो इन अलॉटमेंट्स की बात करता है, वो इस हवाले से कोई कदगन नहीं लगाता। ये तमाम जो रिस्ट्रिक्शंस हैं ये इलेक्शन लॉज और इलेक्शन रूल से आई हैं, और वो रिस्ट्रिक्शंस अगर आइन का जो स्पिरिट है, जो जमहूरी स्पिरिट है, उसके खिलाफ है, तो उनको रद्द किया जा सकता है। ये कोई सेट इन स्टोन बातें नहीं है। मैं अजमा साहबा, एक चीज मैं देख रहा था, ये जो कुछ भी हुआ है आज, आपकी पार्टी के एक सीनियर रहनुमा है मोहम्मद जुबैर साहब, साबिक गवर्नर सिंध, उन्होंने हमाद अजहर साहब ने ये लिखा, ये उनका ट्वीट था, जाली फॉर्म 47 की नशिस्तों के ऊपर जाली 2/3 अक्सरियत बनाने के ख्वाब। तो मैं आगे लफ्ज नहीं इस्तेमाल करना चाह रहा जो उन्होंने लिखा हुआ है। तो जुबैर साहब ने इसको कोट ट्वीट करके लिखा, जस्टिस प्रिवेल्ड, दिस इज द बिगिनिंग ऑफ मेनी डिसीजंस टू अनडू द फास्ट ऑफ February 8th। ये आपके पार्टी के सीनियर रहनुमा लिख रहे हैं इसके ऊपर, यानी कि वो भी बिलीव करते हैं कि एक तो 8 फरवरी के इलेक्शंस मुतनाज़ा थे और अब सब कुछ जो है वो ठीक करने का प्रोसेस शुरू हो चुका है आज के इस स्टे ऑर्डर के बाद। मंसूर, आप भी वैसे कमाल करते हैं, अच्छे खासे आप बाखबर साफी हैं। वो कितने हमारी पार्टी के रहनुमा हैं, ये मतलब आपको सरेआम पता है। वो बकायदा तौर पर पार्टी पॉलिसी को ना टो कर रहे हैं, ना वो पार्टी के अंदर जो है वो उनके पास कोई रोल है, और वो जो है वो टोटली उनको सिर्फ मेहरबानी है करनी चाहिए। निकाल दिया अज़मा साहब, उनको निकाल दिया, पार्टी से निकाले जा चुके हैं। अगर थोड़ा सा उसका मुजाहरा कर रहे हैं तो वो ग्रेस का मुजाहरा कर रहे हैं ना, नहीं वो कहें देखिए आप अज़मा साहबा, मैं करेक्ट कर लेना मुझे, मैं सिर्फ ये अर्ज कर रहा हूँ, आप पार्टी की सेक्रेटरी इतलात भी हैं पंजाब की, इसलिए मुझे आज पार्टी पॉलिसी बता दीजिए कि मोहम्मद जुबैर साहब की पोजीशन क्या है, क्या वो पार्टी में मौजूद हैं, निकाले जा चुके हैं, सस्पेंडेड हैं, शो कॉज नोटिस जारी हुआ है, क्या स्टेटस है उनका? अगर आप मुझे बात कंप्लीट कर लेने देते, मुझे याद कराने की जरूरत आपको नहीं थी कि मैं सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन हूं, मुझे बिल्कुल याद है। मैं आपसे गुजारिश कर रही हूँ, 2 तरीकाकार होते हैं कि पार्टी को तो उनसे प्रॉब्लम नहीं थी, पार्टी ने तो उनको हमेशा इज्जत ही दी, उनको तर्जुमान भी बनाया, गवर्नर भी बनाया, वजीर भी रहे, लेकिन उनको बहुत इख्तलाफ है ना पार्टी से, पार्टी की पॉलिसियों से। वो ग्रेस का मुजाहरा करें ना, कहे मैं छोड़ता हूँ जी पार्टी, मुझे नहीं चाहिए ये पार्टी, मैं इस पार्टी में रहना नहीं चाहता, मेरा जमीर जो है वो मुझे इसकी इजाजत नहीं देता। ये क्या तरीका है? एक तरफ रहनुमा मुस्लिम लीग नून जो है वो लिखवा रहे हैं और कर रहे हैं, दूसरी तरफ जो है आपने टोटल एक पार्टी की लाइन टो करनी है। तो माफ कीजिएगा, मैं जुबैर साहब जो है वो ना मुस्लिम लीग नून में है ना वो किसी और में है, वो कहाँ है ये उनसे सवाल पूछे तो ज्यादा बेहतर होगा। उनकी बातों का जवाब देकर मैं अपना टाइम जाया करना नहीं चाहती। मैं अब चले एडिटोरियली जारी बात है, इस वक्त हमारा ये प्रोग्राम हमारा न्यूज रूम भी देख रहा है, मोहम्मद जुबैर साहब को आज के बाद नून लीग में तस्वुर ना किया जाए, ठीक है? मेरा देखिए, मैंने तो गुजारिश की है ना कि या तो पार्टी को फैसला कर लेना चाहिए, बिल्कुल बहुत पहले कर लेना चाहिए था, और अगर पार्टी अभी भी ग्रेस का मुजाहरा करिए तो फिर मतलब उनको या तो खुद ख्याल आ जाए, या फिर यह है कि वो वाकई वो इतना इख्तलाफ है उनको पार्टी से, तो उनको पार्टी छोड़ देनी चाहिए, पार्टी छोड़ देनी चाहिए। जो मोहम्मद जुबैर साहब को, साबिक गवर्नर सिंध को पार्टी छोड़ देनी चाहिए, जो कि एक जमाने में नवाज शरीफ और मरियम नवाज के तर्जुमान भी रह चुके हैं। ठीक है, ये आपका राइट है, ये आपका राइट है, आपकी ओपिनियन है। मुस्लिम लीग नून में नाज़रीन जहां पे ये सारा कुछ आपने देखा है, वहीं पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में भी सब कुछ ठीक नहीं चल रहा। वहां पे पब्लिक अकाउंट्स कमेटी की चेयरमैनशिप के पीछे सारा दिन आज एक मजाक होता रहा, जरा उसके बारे में मेहरबानो कुरैशी साहब के सामने रखेंगे। और इसके साथ साथ बड़ी अहम कुछ मुलाकातें हो रही हैं, अमरीकी एम्बेसडर से आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सीनियर रहनुमाओं की मुलाकात हुई है, कुछ उस पर भी बात करते हैं ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिएगा।
नाज़रीन वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। मुस्लिम लीग नून के अंदर क्या कुछ चल रहा था वो तो आपने थोड़ी देर पहले देख लिया। आज़मा बुखारी साहबा कहती हैं कि पार्टी को इसके ऊपर एक्शन लेना चाहिए और बाकायदा तौर पे उनको पार्टी से निकाल देना चाहिए ताकि मीडिया चैनल्स को भी क्लियर हो कि अब ये मुस्लिम लीग नून का हिस्सा नहीं है। मेहरबानो कुरैशी साहबा, आज सारा दिन हमने शेर अफजल मरवत साहब, शेख वकास अकरम साहब के हवाले से भी एक अजीब कबड्डी का मैच देखा कि जनाब पब्लिक अकाउंट्स कमेटी की जो चेयरमैनशिप है वो किसको नॉमिनेट किया गया है उसके अंदर। ये खबर आई है, डॉन ने ये खबर दी कि जनाब शेख वकास अकरम साहब आ रहे हैं। शेर अफजल मरवत साहब कहते हैं जनाब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर एक एस्टैब्लिशमेंट है जो मुझे साइडलाइन करना चाहती है। व्हाट इज गोइंग ऑन इन द पार्टी? मैं आपको याद दहानी कराती चलूं, हंसना मना है सबसे पहले तो। डोंट डू दैट। मैं आपकी इस बात से हंसना शुरू हो जाऊंगा। डोंट डू दैट। हंसना मना है मंसूर, खबरदार जो आप हंसे। कोई बात नहीं, लेट अच्छा मासूम भाई से उसकी आज हो रही है, बहुत होने दो। चले लेट्स कम टू द क्वेश्चन। जी द क्वेश्चन देखिए, दो नाम की तजवीज़ सामने आई थी खान साहब की तरफ से ही। जहाँ तक मुझे मालूम है, देखिए आई एम नॉट अ मेंबर ऑफ द कोर कमेटी, तो जहाँ तक मुझे मालूम है यही उन्होंने फैसला किया था कि पॉलिटिकल कमेटी से कहिए कि वो उसका फैसला करें, और उन्होंने एक बड़े जमहूरी तरीके से, जहाँ तक मुझे मालूम है, किया। दोनों नाम सामने रखे गए और वोटिंग हुई पॉलिटिकल कमेटी के दरमियान, और एक नाम को ज़्यादा वोट पड़े। क्यों, कैसे, क्या वजूहात हैं? शायद कुछ लोग इस बात से खफा थे या इस बात से उनको थोड़ी फिक्र थी कि मरवत साहब ने जज्बात में आके पिछले कुछ महीनों में कुछ ऐसे स्टेटमेंट्स दिए जिसकी वजह से शायद उनको खदशा था। बहरहाल ये मगर हमारा इंटरनल मैटर है, इसको हमने एक बड़े जमहूरी तरीके से हैंडल किया है। वोटिंग हुई है, जिसको ज़्यादा वोट मिले हैं उन्हीं का नाम जो है वो आगे खान साहब तक भेजा जाएगा। एंड जैसे कि आप जानते हैं हतमी फैसला हमेशा खान साहब का ही होता है। इसके अलावा आज मेहरबानो साहबा ये अमरीकी सफीर की मुलाकात हुई आज उनके साथ, जी बिल्कुल, उमर अयूब साहब के साथ भी, तो वो वैसे कहा उनको आपने एब्सोल्युटली नॉट और हम कोई अमरीकी गुलाम है, ये सारी बातें बता दी उनको आप लोगों ने? एब्सोल्युटली, उनको तो मालूम है ये बातें। इसीलिए आपने अगर सुना होगा जी आपने सुना होगा उमर अयूब साहब की गुफ्तगू, उनको नोट वर्बाल आया था फॉरेन ऑफिस की तरफ से एक डायरेक्ट चैनल के थ्रू। ये नहीं कि किसी ने फ़ोन पे व्हाट्सएप किया या कोई साइड चैनल्स थे, ऑफिशियल चैनल के थ्रू, फॉरेन ऑफिस के थ्रू उनको इंटीमेट हुआ कि वो मिलना चाहते हैं। उन्होंने उनसे मुलाकात भी अपने चेंबर में एज लीडर ऑफ द ऑपोजिशन पार्लियामान के अंदर की। वहाँ पे जो गुफ्तगू हुई वो सबके सामने है, कुछ छुपाया नहीं जा रहा। एक बड़े शफाफ तरीके से, एक बड़े प्रोटोकॉल को फॉलो करते हुए उनकी मुलाकात भी हुई। उन्होंने अपने जो खदशात हैं वो उनके सामने रखे और उनसे डिस्कस किया कि ये हमारे खदशात हैं और आपका इसमें कोई अमल दखल हमें ज़रूरत नहीं है। आप क्योंकि डिप्लोमेट्स हैं, डिप्लोमेट्स की जो प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो है टू रिपोर्ट बैक टू देयर होम कंट्री कि यहाँ पर क्या चल रहा है और यहाँ पे लोगों के क्या तासुर हैं। आपकी पार्टी के दो सीनियर रहनुमा, जिसमें से एक साबिक स्पीकर नेशनल असेंबली हैं और एक एस्पिरेंट हैं इस वक्त चेयरमैन पब्लिक अकाउंट्स कमेटी बनने के, शेर अफजल मरवत साहब, उन्होंने अमरीकियों के हवाले से बड़ा रीसेंट पिछले एक हफ्ते के अंदर चंद बयान दिए हैं। आई वांट यू टू लिसन टू दिस और उसके बाद मैं आपसे सवाल करता हूँ। सुनिए ये दोनों क्या फरमा रहे हैं। Sure. खान साहब ने उसके ऊपर बहुत ज्यादा कंसर्न शो किया। जो हमारे बेसिस जो है ना इस वक्त अमेरिकन को दिया गया, हम उसकी मजम्मत भी करते हैं, इसके खिलाफ आवाज भी उठाएंगे। यही बात थी कि इमरान खान ने कहा था कि एब्सोल्युटली नॉट। 2 हवाई अड्डे फराहम किए हैं, एक ईरान और एक अफगानिस्तान को मॉनिटर करने के लिए अमरीकियों को। जी मेहरबानो साहबा, ये कम्युनिकेट कर दिया गया पीटीआई की तरफ से कि जनाब यू हैव टू लीव आवर बेसिस, आपको छोड़ने पड़ेंगे अड्डे हमारे। ये आप बहुत मजाकिया है मंसूर जी। ये तो हमारा पहले दिन से हमारा मौक़िफ़ रहा है कि हम बिल्कुल इसमें यकीन नहीं रखते कि अमेरिका या किसी और मुल्क को पाकिस्तान सरजमीन पर कोई भी बेसिस दिए जाएं। ये तो हमारे तहफ़्फ़ुज़ात उनके साथ हमेशा रहे हैं, ये तो जब हम हुकूमत में भी थे और आज भी। तो इस वक्त जी हम तो हुकूमत में नहीं है ना,
जी मंसूर साहब, तो मैं तो आपको बता रही हूँ कि हमारा मौक़िफ़ हमेशा क्या रहा है और वो कंसिस्टेंटली वही है, आज भी वही मौक़िफ़ है। हमारे हाथों में नहीं है, हुकूमत कोई और है, केयर टेकर के साथ एग्रीमेंट हुई होगी या इस चेयर टेकर गवर्नमेंट के साथ हुकूमत हुई होगी, मुआहदा हुआ होगा जिसकी बिना पर उनको बेसिस दिए गए हैं। हमारा तब भी इस पे जवाब था एब्सोल्युटली नॉट, और हमारा अब भी जवाब इसी पर यही है, एब्सोल्युटली नॉट। पाकिस्तान की सरजमीन पर किसी और मुल्क के जहाज नहीं हो सकते। हम अपनी सरजमीन को अपने ये किसने मेहरबानो साहिबा ये कहां से आई है, इस्तेमाल करने नहीं देंगे। कहां से आई है खबर, कौन सी बेसिस हैं, मुझे इसके बारे में तो बताइए। अब आई डोंट नो, ये एग्जैक्टली आई डोंट नो, मुझे नहीं मालूम सर। आपने एक यू हैव प्लेड so sir you have played a statement for me and I'm just telling you कि हमारा तो मौक़िफ़ यही रहा है, इस पे बात हुई हो या ना हुई हो, हमारा मौक़िफ़ तो नहीं बदलता। मैंने मौक़िफ़ नहीं पूछा, वजाहत चाह रहे हैं कि ये कहाँ हुई बात, फैक्चुअल पोजीशन पूछ रहा हूँ। आपके पार्टी के लोग, शेर अफजल मरवत साहब ने आज से 2-3 हफ्ते पहले, एब्सोल्युटली नॉट, आपने 2-3 हफ्ते पहले शेर अफजल मरवत साहब ने एक हवाई छोड़ी थी कि जनाब इमरान खान साहब की हुकूमत गिराने में सऊदी अरब भी शामिल था, ठीक है, विच वाज, जिसको आप लोगों ने फिर खुद डिनाई किया बैठ के। आप लोगों ने खुद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कहा जी ये उनकी जाती राय है, विदाउट टेकिंग एनी एक्शन। नाउ देयर इज अनदर र्यूमर, एक और नया जो है वो खुल गया है कि जनाब अमेरिका को बेसिस दे दिए, अमेरिका को जो हवाई जहाज अड्डे दे दिए। प्लीज टेल मी, आस्क योर पार्टी लीडरशिप, कौन से अड्डे हैं, कौन से हवाई अड्डे दे दिए? मंसूर देखिए, मगर हमारी पार्टी की तरफ से ऑफिशियली इस पे ना कोई स्टेटमेंट आई। मैं तो पहली दफ़ा सुन रही हूँ। आप आई थॉट कि पता नहीं मैंने कुछ मिस कर दिया है, तो मैं आपको बता दूं कि हमारा असूली मौक़िफ़ इस पे यही है। मुझे तो नहीं मालूम, मैंने तो ना कहीं पढ़ा है, ना हमारी जमात की तरफ से इसके ऊपर जो हमारे इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी हैं या सेंट्रल ऑफिस की तरफ से कोई स्टेटमेंट आई है या कोई रद्द अमल आया है, ना चेयरमैन गौहर की तरफ से, ना ही उमर अयूब साहब की तरफ से। ओके, गॉट योर पॉइंट, गॉट योर पॉइंट, कहां से आई है। मैं जाफी साहब ये मैं हैरान होता हूँ इस बात पे। मैं आ रहा हूँ अजमा साहब, एक मिनट जाफी साहब से जरा कमेंट ले लूँ इसके ऊपर। सर ये क्या तरीकाकार है, पीपल आर गिविंग स्टेटमेंट्स ऑन द मतलब पर्सनल लेंस, और उसके बाद जब वो कंट्रोवर्शियल हो जाती हैं उनको पिन पॉइंट किया जाता है तो कहते हैं नहीं ये तो इनकी स्टेटमेंट थी, हमारा तो इसके साथ कोई ताल्लुक नहीं है। मतलब isn't this a joke? अब इस पे ना हंसा जाए, इस पे क्या किया जाए जाफी साहब? मेरे ख्याल में एक पॉलिटिकल पार्टी की जब सरबराह इतने महीनों से इम्प्रिजन्ड हो और कांटेक्ट विद द मीडिया भी इतना लिमिटेड हो, और उस पार्टी के अंदर कौन कितनी जोर बाजू दिखा सकता है कि बुनियाद पर लोग जो हैं वो पिछले चंद माह में कम से कम उभरे हों, तो इस तरह का इनडिसिप्लिन तो आ जाता है। मेरे ख्याल में ये मेरे लिए तो एक बहुत बड़ा सरप्राइज़ है कि इससे ज़्यादा नहीं हुआ। लेकिन मेरे ख्याल में पार्टी की जो भी सेंट्रल पोजीशन है वो अगर सामने रखी जाए और इन लोगों को साउंड बाइट्स का इतना मौका ना दिया जाए, खास तौर पे संजीदा मामलात पे, तो बेहतर होगा। जी अज़मा साहब, आप कुछ कहना चाह रही थी, गो अहेड। मुझे अब समझ में आया कि महर का आज मूड ऐसा क्यों है। महर ने जो है ना बिल्कुल एक चीयर लीडर की तरह जो है वो साबित हुई है। खेल 2 टीमें रही हैं, महर बाहर है में खुशी चले जा रही है। पूरा खुतबा फरमा दिया उन्होंने हमें कि वो ये होना चाहिए, हमारा मौक़िफ़ ये है। जब हमने पूछा, आपने पूछा कि जी ये स्टेटमेंट, तो उन्होंने कहा कि नहीं मुझे तो पता ही नहीं है, मैंने तो बस आपको खुतबा सुनाना था। यही प्रॉब्लम है इनका, इनको हर बात के अंदर एक फुलझड़ी छोड़नी होती है। और ये सऊदीया वाला बयान भी इत्तफाकन तो नहीं था, उस वक्त एक सऊदी डेलीगेशन आया हुआ था और उनके होते हुए अब ये जो जाके सफीर से मुलाकात हुई है, उनको कहा होगा ना डोनाल्ड लू को भेज दें, इमरान खान साहब ने उसको शामिल तफ्तीश कराना है, मांगा होगा ना डोनाल्ड लू से, तो वो हकीकी आजादी जो हमें दिलानी थी वो अब कैसे मिलेगी। देखिए ना पाकिस्तान का इतना नुकसान हुआ है, कौम इतनी जो है वो मतलब कितने जज्बात पाकिस्तान के जो है वो उनके, हमने आजाद भी होना था, हम गुलाम भी नहीं थे, और आज हमने जाकर जो है वो उनके साथ पूरा गुडी गुडी खेल लिया। आज थोड़ी हुआ है, जब हकीकी आजादी का पूरा ड्रामा चल रहा था ना, उस वक्त भी केपीके के हुकूमत जो है अज़मा साहिबा एक सवाल ले लीजिए। आपको पता है आप इसको लाइटली ले रही हैं। अलीमा खान साहिबा ऐलान कर चुकी हैं कि डोनाल्ड लू के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी अमेरिका में, वो इस बात का ऐलान कर चुकी हैं पहले ही। नहीं तो वो, हाँ यही तो मैं कह रही हूँ कि आज के एजेंडे में ये भी डाला होगा ना। आखिर जो इतने बड़े ब्रेन्स बैठे थे अमेरिकी सफीर के साथ, तो उनके मुतालबा पहला ये किया होगा। देखिए ना अलीमा बाजी ने भी कह दिया इमरान खान ये चाहते हैं, तो पहला तो मुतालबा ये होना चाहिए कि डोनाल्ड लू जो है ना उसके खिलाफ हमने जाना है। जब तक डोनाल्ड लू का जो है किस्सा खत्म नहीं होता हम तो आपसे कोई बात नहीं करने वाले। ऐसा नहीं है,
भाई लॉबियस्ट फर्म्स हायर हो रही हैं, वहां पर हमारे लिए लॉबी हो रही है, वहां पर जो है वो किस तरह से इदारों के खिलाफ साजिशें करनी है, और फिर इनको मिलते भी वही हैं लॉबियस्ट जो पाकिस्तान के खिलाफ साजिशें करना, वो इनकी पुरानी हिस्ट्री होती है। तो ये सब इत्तफाकात है, और इसके पूरे इत्तफाकात के बाद जिस बात का कुछ सिर पैर नहीं होता, आते हैं बोल देते हैं और उसके बाद ये घरों को चले जाते हैं। पाकिस्तान सफर करे, पाकिस्तान की कौम सफर करे इनकी बला से। इनको जब ये हुकूमत थे तब भी कोई मसला नहीं था, और अब तो खैर वैसे ही बाहर बैठ के वो चीयर लीडर्स हैं सारे, खामखा जो है वो सारे उछल कूद रहे हैं और किसी को कुछ पता नहीं है को क्या कर रहे हैं। ये मुल्क का वास्ता है, इसको इसका बेड़ा गर्क जितना कर दिया है वो काफी है। मेहरबानू साहबा जी, मेहरबानू साहबा, अब आप लोग एक्शन ले रहे हैं डोनाल्ड लू के खिलाफ, क्योंकि हलीमा खान साहबा ने तो ऐलान किया भाई जी, उन्होंने बिल्कुल शुरू में कहा था, एंड आई एम श्योर जो हमारी जमात का चैप्टर अमेरिका में है वो इस पे कानूनी राय ले रहे हैं। मुझे यकीन है कि अगर उन्होंने कहा है तो वो उसको पसू करेंगे। मगर मैं तो उज़मा बीबी ने मुझे चेयर लीडर बुलाया तो मुझे याद आ गया कि आजकल पंजाब में वो फैंसी ड्रेस डे, नहीं फैंसी ड्रेस डे बड़ा ऑफन होता है, तो मैं सिर्फ पूछना चाह रही हूँ कि अगला फैंसी ड्रेस डे कब है और उसमें किस तरह तैयार होना है, हम भी हिस्सा लेंगे। डॉक्टर तो हो गया, पुलिस भी हो गया। नहीं आप की बात नहीं है, पंजाब हुकूमत में नहीं होती, सीएम साहिबा करती हैं अक्सर, एक दिन पुलिस का वर्दी, एक दिन डॉक्टर का सूट, अगला वाला क्या है इसमें हम सब हिस्सा लेंगे बिकॉज वी आर फीलिंग लेफ्ट आउट। और दूसरा मुझे ये भी बता दें कि वो 800 रुपए का सूट कहाँ मिलता है, हम वहीं से फैंसी ड्रेस भी सिलवा लेंगे ताकि पैसे कम खर्च हों। नहीं आपकी बस की बात नहीं है मेहर बीबी, आपने जो नमूना दिया था ना, सर्कस लगाई थी जो आपने बुजदार नाम की पंजाब के, उसका वो खत्म हो चुका है वो चैप्टर। तो वो सर्कस हमने जोकर्स देखे हैं। अच्छा, उसकी बराबरी करने की कोशिश में फैंसी ड्रेस डे हो रहा है हर हफ्ते, देखा और भुगता है, तो आपके समझ आ गया ऑप्शन मौजूद है। प्लीज गो अहेड, आपकी जलने से, आपके कुड़ने से, आपके इस तरह से जो है वो मरियम नवाज से खौफजदा होने से हमें बहुत मजा आता है। प्लीज कैरी ऑन, इसको प्लीज भूलना नहीं। अगला बहुत जल्दी कल खौफजदा आप हैं, आप एहतजाज में लोगों को निकलने नहीं देते, हम कहाँ खौफजदा है, हम तो खौफ का सामना, खौफ के बुत तोड़ के बैठे हैं हम। मरियम नवाज की तस्वीर और क्लिप ध्यान से देखना प्लीज, कोई मिस ना कर देना प्लीज। कभी भी ना करूं मैं कभी मत कर, जलने का मौका नहीं मिलेगा। कुछ कानूनी मामलात के हवाले से बात कर लें, बड़ा इंपॉर्टेंट केस आने लगा है। जाफरी साहब, एक अभी थोड़ी देर पहले हमारे पास ये खबर आई है कि जस्टिस बाबर सत्तार के हवाले से जो है वो सोशल मीडिया के ऊपर जो कुछ भी हुआ है उस पर तौहीन अदालत की कार्रवाई शुरू करने का जो है वो इंदिया दिया गया है कि इस सिलसिले में ये अब काम स्टार्ट होगा। डू यू थिंक कि सोशल मीडिया पे जो कुछ भी जज साहब के हवाले से किरदार कशी की गई है, जो कुछ भी किया गया, वो जो परपेट्रेटर्स हैं वहां तक पहुंचा जा सकेगा जिन्होंने एक्चुअली ये सब कुछ प्लान किया या एक्सिक्यूट किया? मेरे ख्याल में पहुंचा जा तो सकता है, पहुंचा जाएगा या नहीं उसके ऊपर मेरी एक अलग राय है। लेकिन देखें, बात उनके हवाले से जो संजीदा बात हुई है, जिसकी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, वो उनकी ज़ाती मालूमात और ज़ाती कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन और ज़ाती नादरा डेटा और उनके अहल खाना का ज़ाती नादरा डेटा लीक होना है। ये हर आदमी के एक्सेस में नहीं होता मंसूर साहब, तो इसको तो मेरे ख्याल से इसकी तफ्तीश तो की जा सकती है। आपने देखा था जब हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस के लीडरान की ज़ाती नौयत की मालूमात जब लीक हुई थी या लीक होने लगी थी, तो उसके बाद एक सैर हासिल इंक्वायरी होने के बाद उन लोगों तक पहुँच गए थे हमारे इन्वेस्टिगेटर्स, फिर उसके बाद नादरा के अंदर बाकायदा एक स्ट्रक्चरल अपीवल हुआ था। तो करना चाहें तो हो सकता है और होना चाहिए, जी बिल्कुल होना चाहिए। अगर बाबर सत्तार साहब को महज नेम कॉलिंग हो रही होती तो मेरे ख्याल में वो खुद ज़ाती तौर पे भी इस पर कोई इशू नहीं उठाते। ये इस तरह के जो जजेस हैं वो काफ़ी लचक रखते हैं इन मामलात में, लेकिन जब आप उनको हरासा और एम्बेरस करने की कोशिश कर रहे हो, उनकी ज़ाती और निजी ज़िंदगी की डिटेल्स आया कर कर, गलत आया कर कर, बाय द वे ये गलत उसको स्पिन देकर कि जैसे वो कोई गैर कानूनी काम में मुलविस है, और इसको इस्तेमाल करने के लिए उनके बच्चों की तस्वीर और इस तरह की सिक्योरिटी इन्वायरमेंट में आपकी शनाख्ती कार्ड नंबर्स, आपके पासपोर्ट नंबर्स, ये जब आया हो तो मेरे ख्याल में ये कंटेम्प्टेबल चीज़ है। इसके ऊपर कार्रवाई ज़रूर होनी चाहिए, और कुछ नहीं तो महज दूसरों को ये सबक सिखाने के लिए कि इन चीज़ों के कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं, मेरे ख्याल में ये बहुत ज़रूरी है। मेहरबानू साहिबा, जहाँ पे एक जज साहब की ज़ाहिर बात है रिस्पेक्ट है, उनकी एक प्राइवेसी की इज्जत है, वहीं पे चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के हवाले से भी आपकी जमात के लोग जो हैं वो तरह तरह के कमेंट्स करते हैं उनकी ज़ात को लेके, उनके फैसलों को लेके।
आपके ख्याल में इसे भी खत्म नहीं होना चाहिए? मंसूर साहब माजरत ख़ता कलामी की, आई डोंट नॉर्मली डू दिस, लेकिन मैं गो अहेड जाफरी साहब, गो अहेड प्लीज, गो अहेड। मैं इसीलिए तफरीक की थी। देखिए, अगर किसी की ज़ात के ऊपर आप तज़हीक कर रहे हो या मजाक उड़ा रहे हो तो उसका एक अलग मेयार होता है। दुनिया भर में जजेस जो हैं वो अपनी ज़ात के मजाक से आगे बढ़ चुके हैं, लेकिन यहाँ पे ज़ात का मजाक के अलावा बाबर सत्तार साहब के ऊपर उनकी ख़ानदान पे हमला हो रहा है, उनकी पर्सनल इंफॉर्मेशन एट रिस्क है। तो वो अगर हो रहा हो तो वहाँ पे लाइन मैंने कहा था ड्रॉ होनी चाहिए। आई एब्सोल्युटली एग्री, लेकिन सर वो मैं बिल्कुल मंसूर, जी प्लीज गो अहेड। मैं बिल्कुल यही कहना चाह रही थी। देखिए, अगर कोई इंडिविजुअल अपनी ज़ाती कैपेसिटी के अंदर किसी भी ओहदेदारान की, खा वो चीफ जस्टिस हो या कोई और भी हो, उनके बारे में तज़हीक आमेज़ गुफ्तगू करते हैं तो मेरे ख्याल में उसका दैट रिफ्लेक्ट्स बैडली ऑन देम। उससे उनकी जो अपब्रिंगिंग है या परवरिश है वो सिर्फ शाया होती है। मगर किसी के पर्सनल, दिस इज अ क्राइम एवरीवेयर एल्स, उसको डॉक्सिंग कहते हैं। आप किसी की इंफॉर्मेशन लेकर उसको पब्लिक लीक कर दें, पब्लिक कर दें, ये तो एक बहुत ये एक सजा याफ्ता क्राइम है और ऐसा नहीं होना चाहिए है। आपने ना सिर्फ ये किया, आपने यू हैव कॉम्प्रोमाइज्ड हिज प्रिवेसी एंड द सेफ्टी ऑफ हिज फैमिली। ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए था। ये एक बहुत, दोनों का आप मवाजना नहीं कर सकते, दो बड़ी फ़र्क चीज़ें हैं। और बात ये है कि ये इन्फॉर्मेशन, जैसे कि मोहित साहब कह रहे थे, हर किसी को नहीं मिल सकती है। तो ये किसी एक इंसान ने अपनी ज़ाती कैपेसिटी में नहीं किया है, तो इसमें ज़रूर तहकीक होनी चाहिए है कि ये हुआ कैसे, किसने किया और क्यों किया जा रहा है। सिर्फ क्योंकि एक जज सामने आकर खड़ा हो गया है और वो आइन की बात कर रहा है और वो ये कह रहा है कि हमें ज़दोकोब किया जा रहा है और इस मुल्क में जो इंसाफ के तकाजे हैं उन्हें बंद करने के लिए, उन्हें रोकने के लिए हम सबको ज़दोकोब किया जा रहा है। क्या इसलिए उन्हें चुप कराने के लिए ये सब अज़मा बुखारी साहिबा, इसी तासुर तो ये पैदा हो रहा है। अज़मा बुखारी साहिबा, जब काजी फाइज़ साहब के खिलाफ ये सब कुछ होता था तो मुझे याद है आपकी जमात, उनकी बेगम साहिबा के हवाले से जो एक रेफरेंस चल रहा था, बड़ी स्ट्रॉन्ग पोजीशन आप लोग उस वक्त लेते थे कि जनाब जज साहब को क्यों टारगेट किया जा रहा है। आज जब बाबर सत्तार साहब के साथ ये सब कुछ हो रहा है तो आपकी पार्टी या आपकी हुकूमत की तरफ से खामोशी दिखाई देती है? नहीं, ऐसा नहीं है। हम किसी जो है ना ये प्लानिंग और प्लॉटिंग के ना पहले कभी हमने वो की है ना अब करेंगे। लेकिन बात यह है कि हमें वो लेक्चर वो बता के गए हैं कानून और आइन का और जजों की जो है वो क्या अहमियत होती है, जिन्होंने अपने दौर में कोई भी नहीं छोड़ा। उनके होते हुए ना कोई जज महफूज रहा, ना कोई जनरल महफूज रहा। जब तक वो हुकूमत में थे तब तक ठीक था। उसके बाद खैर हुकूमत में भी काजी फाजिजा के साथ तो हुकूमत में हुआ था। उसके बाद ना सानिया लसबेला को ये बख्शते हैं, ना किसी और जो है वो किसी ऐसे इंसिडेंट को बख्शते हैं, और हर एक के खिलाफ जो है वो प्रोपेगेंडा और कैंपेन शुरू हो जाती है। बिल्कुल ये नामुनासिब है, ना हम इसके ऊपर जो है वो किसी तरह पर भी इस पे बिलीव करते हैं। और ये जो कोड ऑफ कॉन्डक्ट है जो जजेस का, उसको भी यकीनन देखा जाना चाहिए। ये भी आज वैसे मैंने कहा कि पता कर लें कि वो जो परवेज इलाही साहब को जो रिलीफ मिल रहा है वो भी किसी दबाव के तहत हुआ है, या ये जो सारी जो आजकल फैसिलिटीज हैं ये भी कोई दबाव के तहत हो रही है या नहीं हो रही। ये भी अच्छा है कि अब आजकल दबाव खत्म हो गया, तो ये बहुत अच्छी बात है। हमें जजेस को सपोर्ट करना चाहिए। ये जाफी साहब, जाहिर बात है आगे अभी ये 6 जजेस के खत का मामला भी जो है वो सामने आने लगा है। उसके बाद ये अभी परवेज इलाही साहब को जो रिलीफ मिल रहा था अज़मा साहिबा ने, उसके ऊपर भी चंद सवालात उठा दिए। इसमें कोई आपको लगता है कि कोई प्रेशर नजर आ रहा है या एक्चुअली कानून अपना एक नेचुरल कोर्स ले रहा है? मेरे ख्याल में जी 6 जजेस का जो मामला है उसके अंदर जुडिशरी के अंदर से बहुत ज़्यादा अनएक्सपेक्टेड आवाज़ें सामने आई हैं, चंद लोगों के लिए अनएक्सपेक्टेड। मेरे ख्याल में पेशावर हाई कोर्ट ने जो अपने आप पे गुजरने वाली बातें की कि हमें दहशत गर्दों से धमकियां आती हैं जब हम कुछ लोगों के खिलाफ के ख्वाहिश के खिलाफ फैसला देते हैं। लाहौर हाई कोर्ट के अंदर से जो डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी की आवाज़ें सामने आई कि उन्होंने तरतीब जो दी कि ये चीज़ें आप करें कि हमारे साथ चेम्बर्स में मुलाकातें ना हो सकें, हमें अप्रोच ना किया जा सके, हमारी फैमिलीज़ को अप्रोच ना किया जा सके। अब ये जो स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर जो लेआउट कर रहे हैं वो ज़ाहिर है इसलिए कर रहे हैं ना, इसलिए उनके साथ कुछ होता आया है। ठीक। उसके अलावा बलूचिस्तान के अंदर जो शेर व शायरी में उन्होंने, अब देखिए ये छोड़ दें कि उन्होंने कहा क्या, उन्होंने मार्टिन लूथर किंग का कोट ये करते हुए अपनी बात ख़त्म की कि इट इज़ नॉट द वर्ड्स ऑफ आवर एनिमीज बट द साइलेंस ऑफ आवर फ्रेंड्स। तो अब इसको आप
आप और क्या समझेंगे अगर ये ना समझें कि सुप्रीम कोर्ट की साइलेंस इसके ऊपर नाकाफी है। सिंध हाई कोर्ट की तरफ से भी ठीक है एक टेपिड रिस्पांस गई, लेकिन उसने भी इस बात को सराहा कि एक कोड ऑफ कॉन्डक्ट होना चाहिए, एक आप तरीक़त दें कि हम आगे किस तरह बढ़ें। और जो कराची बार एसोसिएशन की तरफ से फाइलिंग है, जो इस्लामाबाद बार की तरफ से फाइलिंग है, जो हामिद खान साहब लाहौर बार की तरफ से फाइल कर रहे हैं, वो तो कई कदम आगे जाके ये बात करते हैं कि ये वंस एंड फॉर ऑल प्रोस्पेक्टिवली तो एड्रेस हो ही, लेकिन ये जो पहले हुआ है इसको भी कम से कम किसी तरीके से उसको एड्रेस तो किया जाए, इसको डिनायल में तो नहीं रहा जा सकता। ये जो 6 जजेस ने एक साथ उठ के बात की है, मेरे ख्याल से ये अनप्रेसिडेंटेड है, और अगर ये मौका भी हमने जाने दिया तो फिर मेरे ख्याल से रूल ऑफ लॉ जो है वो हम किताबी या लफाजी ही करते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया जाफरी साहब आपका। अज़मा बुखारी साहबा थैंक यू सो मच, और मेहरबान कुरैशी साहबा आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन प्रोग्राम से अब तक इतना ही, कल आपसे दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।